हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल द अल्फा विजन पे। ठीक है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में बात कर ली थी पॉलिनेशन पे। ठीक है, पॉलिनेशन वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था। पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, कि वही था स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना यहाँ से। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, आज इससे आगे हमें पढ़ना है पॉलिनेटिंग एजेंट कि पॉलिनेशन, ये पॉलिन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक कौन कौन किस किस मीडियम से ले जा सकते हैं। ये जो मीडियम है, इसके मीडियम कि यहाँ से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक कैसे आ सकते हैं, आज इस वाली वीडियो में ये वाली बात करेंगे। टॉपिक रहेगा तुम्हारा पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन हम समझ चुके थे सारा। टॉपिक रहेगा पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या लिखेंगे कि भाई वो फैक्टर, ठीक है, दोज फैक्टर, दोज एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के लिए जो एजेंट यूज में आते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, तुम्हारे दो टाइप से मिलते हैं। टू टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो सकता है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंट कह लो, और दूसरे हमारे हो सकते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट यानी कि इसमें जीवीय कारक या जैवीय कारक, और इसमें अजैवीय, अजैविक या अजैविक कारक। ठीक है, दो तरीक़ों से पॉलिन ग्रेन हमारे मतलब जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। एबायोटिक फैक्टर या एजेंट, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग एजेंट रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? ये नॉन लिविंग एजेंट। नॉन लिविंग एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें, एयर यानी कि हवा, और लिख सकते हो तुम वाटर यानी कि तुम अपना पानी। ठीक है, मोस्टली ये दो हैं एबायोटिक एजेंट। इनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो वो एयर होती है। मोस्टली यूज्ड एबायोटिक एजेंट इज एयर। ठीक है, एयर यानी कि हवा सबसे ज़्यादा। अगर हम कह लें कि एबायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, तो वो हवा के द्वारा होगा। हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम बोल देते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली, एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन यानी कि वायु परागण। इसको क्या कह सकते हो तुम? वायु परागण, कि हवा के द्वारा होने वाला परागण, वायु परागण, एनीमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली के द्वारा तुम देख सकते हो एनीमोफिली में क्या है। एनीमोफिली के अंदर तुम देखते हो कि एनीमोफिली मोस्टली मोनोकॉट प्लांट के अंदर होता है। मोनोकॉट प्लांट यानी कि जो एक बीज पत्री वाले प्लांट होते हैं, एक बीज पत्री पौधों में।
में होता है ज़्यादातर, ठीक है। और कह सकते हो ऐसे प्लांट जिसमें सिंगल ओव्यूल मिलता हो, सिंगल ओव्यूल वाले प्लांट, यानी कि जिसके अंदर केवल सिंगल ओव्यूल मिलता हो, में एनिमोफिली होता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे के बता रखा है मोनोकॉट का, मेज़। मेज़ यानी कि मक्का के अंदर, ठीक है। मक्का में होने वाला पॉलिनेशन वो एयर पॉलिनेशन के द्वारा होता है, मक्का में जो पॉलिनेशन होता है। और इसमें आपका दिखा रखा है एक छोटा सा टॉपिक मक्का के भुट्टे का, मक्का की जो भुट्टा होता है उसका, कि उसमें बाहर की तरफ ये निकले हुए होते हैं, ये इस तरीके के, इनको हम नाम देते हैं टेसल्स। टेसल्स एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। मक्का के अंदर मिलते हैं ये। वर्तिकाग्र मक्का के अंदर पाए जाने वाले ये बाल जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको टेसल्स बोलते हो। क्या बोलते हैं इनको? टेसल्स। ये एक्चुअली में स्टिग्मा ही होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये एयर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन हवा में होंगे, ये जो पॉलिन ग्रेन होंगे उनको रिसीव करते हैं। पॉलिन ग्रेन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और वो भी एयर पॉलिनेशन के द्वारा। किसके द्वारा? एयर पॉलिनेशन के द्वारा। एयर पॉलिनेशन के द्वारा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन 2020-21 में आया हुआ है तुम्हारा, कि मक्का के जो बाल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जिनको तुम स्टिग्मा बोलते हो, इनका काम क्या है? इनका जो काम है वो काम है ये जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन को रिसीव करना है, पकड़ना, एयर पॉलिनेशन कराने के लिए। अब जैसे पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ जाएंगे, पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे तो पॉलिन ग्रेन आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर इन्हीं की मदद से सीड बनते हैं मक्का के अंदर, ठीक है। मक्का के अंदर इन्हीं की वजह से सीड भी बनते हैं। मक्का के जो दाने हैं वो इन्हीं की मदद से बनते हैं फिर, ठीक है। ये मक्का के दाने बना लिए। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे, इसके जो टेसल्स हैं अगर ये हम काट दें, मक्का के ये बाल जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है बाहर की तरफ निकली हुई, अगर हम इन टेसल्स को काट दें, इनको क्या कर दें? रिमूव कर दें या काट दें, रिमूव कर दें अगर इनको, तो क्या होगा? तो मक्का के अंदर कोई भी सीड, मक्का के अंदर कोई भी दाना नहीं बनेगा। तो मेज़ में या मक्का में कोई सीड नहीं बनेगा, कोई सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी एबायोटिक एजेंट में। एबायोटिक एजेंट क्या थे? कि नॉन लिविंग एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि एयर हो सकती है तुम्हारी, वाटर हो सकती है। इसमें से मोस्टली वाटर और एयर में से भी मोस्टली यूज कौन सा एबायोटिक एजेंट है? वो है एयर, हवा सबसे ज़्यादा एबायोटिक एजेंट के तरीके से काम करता है। जैसे कि हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम जानते हैं एनिमोफिली, एयर पॉलिनेशन। एनिमोफिली मोस्टली मोनोकॉट में देखने को मिलती है, एक बीजपत्री वाले, या ऐसे सिंगल ओव्यूल वाले प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसमें एक एग्जांपल आपको दे रखा है मेज़, मक्का के अंदर, कि मक्का के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एयर पॉलिनेशन ही होता है। जैसे कि इसमें दिखाया है कि मक्का के जो टेसल्स हैं वे हवा में बाहर की तरफ टहल रहे होते हैं पॉलिन ग्रेन को पकड़ने के लिए। अगर हमने इनको रिमूव कर दिया तो मक्का में कोई भी मक्का के अंदर कोई भी सीड नहीं बनेगा। इतना ही समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ करते हैं फिर।
हाँ भाई, हो गया स्क्रीनशॉट इसका। चलो मैं साफ कर देता हूँ इसको। ये वाला डस्ट है। तो आपको एयर पॉलिनेशन पता चल गया होगा, जिसको हम एनिमोफिली कह रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर है। मेज के, मक्का के जो बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होते हैं? टेसल्स। पॉलिन ग्रेन को पकड़ने के लिए हवा में लहरते रहते हैं। आप देखो कि एयर पॉलिनेशन कराने के लिए, ठीक है, एयर पॉलिनेशन कराने के लिए यानी कि एनिमोफिली कराने के लिए जो हमारे पॉलिन ग्रेन होते हैं, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स फॉर एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन कैसे होते हैं कि या कैसे होने चाहिए एयर पॉलिनेशन कराने के लिए, ठीक है। वे हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, जो हवा में आसानी से उड़ सके। कैसे होने चाहिए वो? लाइट वेट पॉलिन ग्रेन, हल्के होने चाहिए। सेकंड, वो दूसरे ज़्यादा चिपचिपे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उन पे नो म्यूकस, ठीक है, चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, चिपचिपे रहित। हल्के होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, जो कि हवा में आसानी से उड़ सके, ठीक है। दूसरा, ये तीसरा, मतलब ये जो पॉलिन ग्रेन है उनको फैदरी यानी कि उनके पास मतलब थोड़े से ऐसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से एक आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 के अंदर कि जो पॉलिन ग्रेन है उनके ऊपर इस तरीके से ऐसे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फैदरी स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको कह सकते हो। ये इनको उड़ने में मदद करती हैं, ठीक है, उड़ने में मदद कर सकती हैं। तो हमारे पॉलिन ग्रेन को ऐसा होना चाहिए एयर पॉलिनेशन के लिए कि वो लाइट वेट हो, हल्के होने चाहिए, नॉन म्यूकस यानी कि चिपचिपे रहित होने चाहिए, फैदरी यानी कि वो कैसे होने चाहिए, उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है तुम्हारा। नीट 2024 में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब हमारा सेकंड एबायोटिक एजेंट रहेगा वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। वाटर को देखते हैं। हमारा जो सेकंड एबायोटिक एजेंट वो है वाटर, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है। वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफिली, जल परागन, ठीक है, जल परागन यानी कि हमारा जो वाटर है यानी कि जल है, जल भी हमारा पॉलिनेशन करा सकता है, ठीक है। और ये बहुत लिमिटेड है। क्या है ये? वेरी लिमिटेड। ये लिमिटेड है ओनली 30 जेनेरा तक, यानी कि 30 वंशों तक ही केवल सीमित है। ये 30 वंशों तक ही सीमित है, पानी के अंदर वंशों तक सीमित है, 30 वंशों तक ओनली सीमित है ये, ठीक है। आपके कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं इसमें वाटर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि वेलिस्नेरिया है, हाइड्रीला है, जोस्टेरा है। ये कुछ प्लांट हैं जो कि वाटर पॉलिनेशन करेंगे। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला और जोस्टेरा। इसमें जो वेलिस्नेरिया और ये हाइड्रीला है, ये तो नॉर्मल वाटर में भी उग सकते हैं, नॉर्मल वाटर में।
नॉर्मल वाटर प्लांट हैं। और ये जोएस्टेरा है, जोएस्टेरा है आपका मैराइन वाटर में, मैराइन वाटर यानी कि ये समुद्र के पानी में उगता है, समुद्री घास है ये, क्या है एक तरीके से ये समुद्री घास है। ठीक है, तो इनका जो पॉलिनेशन होता है, इनका पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन के द्वारा होता है, पानी इनमें हेल्प करता है। तो आप इन दो को देखना, जैसे कि बेलिस्नेरिया, एक चीज़ को समझो, बेलिस्नेरिया किस तरीके से पॉलिनेशन करता है, वाटर पॉलिनेशन। बेलिस्नेरिया का जो स्टिग्मा है वो बिल्कुल वाटर की सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस यानी कि जल की सतह, ये जल सतह है। और जल सतह पे ही हमारे पॉलिन ग्रेन क्या करते हुए आते हैं, तैरते हुए आते हैं, और तैरते हुए आते हैं और इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाते हैं। ठीक है, तो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर की सरफेस पे होता है। वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन वाटर सरफेस पे होता है। ठीक है, और कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर, वाटर के कहाँ पे, अंदर, ये वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस से कहाँ है, ये वाटर में डूबे हुए हैं, ये वाटर में डूबे हुए हैं, इनकी सरफेस के अंदर है, वाटर की सरफेस के अंदर। तो इनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, और पानी के अंदर 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 और इसके स्टिग्मा पे ये लैंड करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, सरफेस वाले का एग्जाम्पल तो वेलिस्नेरिया है, और ये जो जोएस्टेरा है ये करता है तुम्हारा जल सतह के अंदर, बिल्कुल कहाँ करता है, जल सतह के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ है कि जल सतह पर किसके द्वारा होता है, जल सतह पर होता है वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन। ये क्या है तुम्हारी, वेलिस्नेरिया है। ये जो वेलिस्नेरिया है कहाँ पे करती है, वाटर सरफेस पे करती है। और ये तुम्हारा क्या है, जोएस्टेरा। तो ये जो जोएस्टेरा है ये कहाँ करता है, जल सतह के अंदर, पानी की सतह के अंदर डूबी हुई अवस्था में पॉलिनेशन करते हैं। तो ये वाले तुम्हारे नीट में पूछे हुए हैं, 2020 का क्वेश्चन है ये, नीट 2020 में सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे कि अगर हमें वाटर पॉलिनेशन कराना है, फॉर वाटर पॉलिनेशन, फॉर वाटर पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, ठीक है, फॉर वाटर पॉलिनेशन को पॉलिन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन तुम्हारे म्यूकस की लेयर होनी चाहिए उन पर, वो पानी के अंदर गल ना जाए, पानी के अंदर वो गल ना जाए, क्योंकि इनमें पानी में रहना है। तो पॉलिन ग्रेन पे क्या होनी चाहिए, म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस कोटिंग होनी चाहिए पॉलिन ग्रेन पर, कि वो पानी में, या मोमीय परत बोलते हैं उसको, मोमीय परत, मोमीय परत, गलने से बचाने के लिए। गलने से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वाटर पॉलिनेशन हो गया। वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलते हो तुम, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली केवल लिमिटेड ही है, ये ओनली 30 वंशों तक देखने को मिलता है पानी के अंदर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताएं, बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोएस्टेरा। बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला नॉर्मल वाटर में उगते हैं, और ये जोएस्टेरा एक समुद्री घास होती है, मैराइन वाटर में उगती है। बेलिस्नेरिया पानी की सतह पर आके पॉलिनेशन करती है, पानी की सतह, वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन करती है। और आपका जोएस्टेरा है, जोएस्टेरा जल सतह के अंदर डूबी हुई अवस्था में पॉलिनेशन करता है। ये वाले आपसे पूछ लेता है वो क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर दूंगा। चलो इसको साफ कर दिया।
अब आप एक चीज़ समझो ज़रा, हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर पॉलिनेशन, कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है वो आपने देख लिया है। क्या सभी के सभी वाटर प्लांट के अंदर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता होगा? ठीक है, इस वाली चीज़ को समझो ज़रा। हमारे कुछ प्लांट्स, ठीक है, कुछ एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में उगते हैं, जो पानी में उगने के बाद भी वाटर पॉलिनेशन ही नहीं करते, वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि पानी में उगते हैं, वाटर में उगते हैं, लेकिन वो वाटर पॉलिनेशन करते नहीं हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि कीट परागण करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। ठीक है, जैसे हमारा है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर लिली और तुम्हारा लोटस यानी कि ये कमल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में उगते हैं, पानी में उगने के बाद भी ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, कीट परागण करते हैं। ठीक है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। नीट 2021 में आपसे पूछा था कि कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी में उगने के बाद भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। ठीक है, तो ये वाले थे उसके आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको कर लो। एक चीज़ समझो, ये क्या है हमारा एबायोटिक एजेंट पढ़ रहे हैं हम। एबायोटिक एजेंट यानी कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। तो हवा के द्वारा और पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, तो इनके जो फ्लावर्स हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। मतलब कैसे होंगे, छोटे होंगे, ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होंगे, नो कलरफुल। ठीक है, ज़्यादा कलरफुल या रंगीन भी नहीं होते। ठीक है, रंगीन नहीं होते, ज़्यादा चटकीले कलर के नहीं होते। ठीक है, कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, नो नेक्टर प्रोड्यूस। इसका मतलब फूलों के अंदर जो रस मिलता है, मकरंद, ठीक है, मकरंद जो मिलता है, वो मकरंद ये नहीं बनाते। यानी कि हवा के द्वारा और पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन करते हैं वो प्लांट, तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा रंगीन नहीं होते, और कोई भी वो मकरंद उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि इंसेक्ट को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है इनको, ये तो केवल वाटर के और एयर के द्वारा कर लेंगे, तो इंसेक्ट को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है, तो इसीलिए इनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमारा रहेगा बायोटिक एजेंट।
पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट में हमने एबायोटिक एजेंट यानी कि अजैविक कारकों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर दोज एजेंट which are living and helps in pollination। भाई इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे एजेंट होंगे जो कि जिंदा होंगे और हमारी हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है इन्होंने इंसेक्ट, भाई कीट के द्वारा। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा हनी बी, मधुमक्खी। भाई नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन कौन से वाले इंसेक्ट से होता है, तो वो है मधुमक्खी। बहुत सारे हो सकते हैं, तितली वगैरह, लेकिन मधुमक्खी का तुम्हें याद रखना है। तो इंसेक्ट कर सकते हैं, कुछ एनिमल कर सकते हैं, कुछ हमारे क्या कर सकते हैं, एनिमल्स कर सकते हैं, कुछ हमारे बर्ड्स कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, और ह्यूमंस भी हेल्प करते हैं इसमें, कभी कभी ह्यूमंस भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर ऐसे एजेंट आएंगे जो कि लिविंग होंगे और हेल्प करेंगे हमारे पॉलिनेशन में। सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। मोस्टली यूज्ड पॉलिनेशन वो कौन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन, और इसमें भी तुम्हारी ये मधुमक्खी, हनी बी, ये सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ये वाला। इंसेक्ट पॉलिनेशन में ही एक दो पॉइंट और बता रखा है आपको। इंसेक्ट पॉलिनेशन में ही एक दो पॉइंट और बता रखा है, जैसे कि तुम्हारा कि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर कैसे होने चाहिए, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग कैसे होने चाहिए फ्लावर। ये थोड़े से लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज, बड़े बड़े से होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े होते हैं। ये रंगीन कलर, वेरी कलरफुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रंगीन होते हैं। ठीक है, मोर नेक्टर प्रोड्यूस, ये मोर नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। मोर नेक्टर प्रोड्यूस यानी कि इनके अंदर जो फूलों वाला रस होता है, यानी कि जिसको मकरंद बोलते हैं, ये वाले फूल मकरंद को उत्पन्न करेंगे। क्यों भाई मकरंद को क्यों उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाली सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। ये वाली सारी चीज़ें थी।
एक बायोटिक एजेंट में ही एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए आप। इसमें बता रखा है आपको, एक फ्लावर का नाम बता रखा है एमोर्फोफॉलस। एमोर्फोफैलस एक प्लांट है या फ्लावर कह लो। एमोर्फोफॉलस एक फ्लावर है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट फ्लावर है या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ, लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ, ठीक है। ये सबसे लंबा फूल है और ये कितना होता है, 6 फीट का फ्लावर है, ठीक है। तो ये इतने बड़े फूल के अंदर पॉलिनेशन कौन करा रहा होगा, वाटर करा रहा होगा या कुछ इंसेक्ट करा रहे होंगे या एबायोटिक एजेंट आ रहे होंगे या कैसे। तो ये जो होता है ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। कैसा है ये, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ कीट आते हैं और वे अपने अंडे दे के जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। नीट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन सा है इस दुनिया के अंदर, सबसे लंबा फूल है एमोर्फोफॉलस। एक छोटा सा पॉइंट और बता रखा है आपको, एक है यक्कासेला फ्लावर, यक्कासेला प्लांट है और इसके साथ रहता है एक इंसेक्ट, उसको तुम मॉथ के नाम से जानते हो, मॉथ, MOTH मॉथ, ठीक है। एक कीटी है ये, कोई नहीं, क्या है, एक कीट है। तो ये यक्कासेला और ये इंसेक्ट मॉथ, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। कैसे में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशन में। इनका क्या मतलब है, म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसको इससे लाभ है और इसको इससे लाभ है। अगर इनमें से आप एक किसी को भी ख़त्म कर दोगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट थे, ठीक है, जो कि हमारी मदद कर रहे थे क्या, पॉलिनेशन कराने में। ये 2 टाइप के हमें देखने को मिले थे, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर आपने देख लिया कि इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, और एबायोटिक एजेंट में आपने देख लिया एयर पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। अब आप एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, अपनी NCERT का अगला टॉपिक है तुम्हारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, ये क्या है कि स्टेमन और आपके जो स्टिग्मा है,
presence at different position, कि अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं। और एक है तुम्हारा सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, यानी कि अगर हमारे स्टिग्मा पर सेम प्लांट के पॉलिन ग्रेन आ जाएं तो ये क्या करेगी, अपने आप को डैमेज कर लेती है, यानी कि खुद से नहीं करने देगी। ठीक है, ये कुछ थे। और तीसरा है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करना। अगर हमारा फ्लावर केवल यूनिसेक्सुअल ही होगा, यानी कि हमारे पास केवल फीमेल वाले पार्ट होंगे फ्लावर में, तो पॉलिनेशन बाहर से कराना पड़ेगा किसी मेल फ्लावर से, तो क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए हमारे, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी देखने को मिल सकती है, और स्टेमन और स्टिग्मा जो है हमारे डिफरेंट पोजीशन पे उपस्थित हो सकते हैं। तो ये वाली हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के रूप में देखने को मिल सकती हैं। और एक कि ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हों, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हों। कौन कौन, आपके स्टेमन एंड जो स्टिग्मा है, ये अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो तब भी हमारा क्या होगा, आउटब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन हमारा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपका एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। टॉपिक है क्या तुम्हारा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्रीकेशन संकर्षण, पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें क्या है, इसमें वो इवेंट को रखा गया है जिसमें क्या होता है तुम्हारा कि एक पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाता है, एक पॉलिन ग्रेन जब कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे, ये तुम्हारा क्या है, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पे आकर, ठीक है, और पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन करना, और वो पॉलिन ट्यूब कहाँ तक जाना, ओव्यूल तक जाना। इसमें जो सारे इवेंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें रखा गया है इवेंट्स को, when pollen grain reach on stigma
एंड जर्मिनेट पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये वाले कुछ इवेंट्स आते हैं। ठीक है, एक पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है और वो पॉलिन ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो पॉलिन ट्यूब तुम्हारी कहाँ तक चली जाती है, इस ओव्यूल तक। ये सारे के सारे इवेंट्स क्या पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लो कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा में एक ऐसी पावर है या ऐसा कुछ भी क्षमता कह लो, इसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि अपने पॉलिनेशन यानी कि अपनी स्पीसीज के पॉलिनेशन या अपनी स्पीसीज देख रहे थे कि स्टिग्मा के अंदर क्या होती है, एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण क्या कर सकती है, वो रिकॉग्नाइज कर सकती है, रिकॉग्नाइज करती है अपनी स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को, अपनी स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को, और डिफरेंट स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को, डिफरेंट स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को। कि अगर इस स्टिग्मा पे इसकी स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन आता है तो इसको पॉलिन ट्यूब बनाने की परमिशन दे सकती है। अगर मान लो इस पे किसी दूसरी स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ गया तो इसको पॉलिन ट्यूब बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होती है, एक पावर होती है स्टिग्मा के अंदर कि वो अपने ही स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को क्या देगी, परमिशन देगी कि पॉलिन ट्यूब बना लो और फर्टिलाइजेशन तक पहुँच जाओ। आप एक चीज़ समझो, आप ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखो, इस ओव्यूल के यहाँ पे, ठीक है, ये तो देख ही लिया तुमने कि पॉलिन ट्यूब बनती है, क्या बनती है यहाँ पे, पॉलिन ट्यूब। तो ये जो पॉलिन ट्यूब है, इस पॉलिन ट्यूब को इस ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है यहाँ पे, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो ये जो पॉलिन ट्यूब हमारी है, इस पॉलिन ट्यूब को इस माइक्रोपाइल में एंट्री देने के लिए कोई गाइड करता है। ठीक है, कौन गाइड करता है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हो तुम, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का एक काम है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है कि ये पॉलिन ट्यूब को क्या करेगी, गाइड करेगी, पॉलिन ट्यूब को गाइड करेगी ओव्यूल में जाने के लिए, गाइड करती है। ठीक है, और ये हमारी जो दो सिनर्जिड सेल मिलती हैं, ये क्या है हमारी दो सिनर्जिड सेल, ये भी पॉलिन ट्यूब को गाइड करती हैं, ये भी क्या करती हैं, पॉलिन ट्यूब को गाइड करती हैं। जैसे ये गाइड करके इसको रास्ता दिखा देती हैं, ये पॉलिन ट्यूब हमारी एंट्री ले लेती है इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और इसके अंदर होते हैं दो मेल गैमीट, और दो के दो मेल गैमीट क्या हो जाते हैं यहाँ पे, रिलीज, दो मेल गैमीट, जिसमें से एक मेल गैमीट यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमीट हमारा एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। वो डबल फर्टिलाइजेशन की है, वो नया टॉपिक है तुम्हारा, उसको कवर करेंगे बाद में। पर आप ये वाली चीज़ देख लो कि फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये क्या करती है, पॉलिन ट्यूब को गाइड करती है। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला भी तुमसे पूछा हुआ है। तो भाई ये वाला हो गया, इसको साफ करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है तुम्हारा, बैगिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, उसको और कवर कर लो। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन समझ में आ गया। इसमें क्या था, तुम्हारा पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है
तो वो वहाँ पे जाके क्या करना होता है, उसको पॉलन ट्यूब बनानी होती है। अगर वो सेम स्पीसीज का रहेगा तो स्टिग्मा उसको परमिशन दे देगी कि पॉलन ट्यूब बना सकते हो। अगर वो डिफरेंट स्पीसीज का है, किसी और दूसरे प्लांट का है, तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी और पॉलन ट्यूब नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। तो ये सारे के सारे स्टेप किस में आते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। एक नया टॉपिक है तुम्हारा, छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग को हिंदी में कहते हैं बोरा वस्त्रावरण। ठीक है, बोरा वस्त्रावरण, अजीब सा नाम है इसका। ठीक है, इसको लेकिन हम एक अपना नया नाम दे सकते हैं, एक अपना ही नया नाम दे सकते हैं, क्या, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कृत्रिम परागण। इसमें देखो क्या करना होता है या क्या करते हैं इसमें, आप ऐसा समझो, आपके पास 2 फ्लावर्स हैं। ठीक है, 2 प्लांट्स हैं, प्लांट 1 और ये हमारा प्लांट 2। ये हमारे पास हो गया प्लांट 2। ठीक है, ये प्लांट 1 प्लांट 2। हमें क्या करना होता है इसके अंदर कि इस वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन को हमें इस वाले पे लेके आना होता है कि हमें इसके अंदर के कुछ डिज़ायरेबल करैक्टर चाहिए होंगे इस वाले प्लांट के अंदर। तो मान लो इस वाले प्लांट के अंदर काफ़ी अच्छे फल लगते हैं और इस पर केवल फूल अच्छे लगते हैं और फल इस पर अच्छे लगते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लांट के कुछ करैक्टर इस वाले प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा तक लेके आ जाएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे ये वाला काम। कैसे करेंगे, अपने मर्जी से, आर्टिफिशियली। तो हम देखो इसमें करते हैं क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहला स्टेप हम क्या कर देंगे कि ये जो इसके स्टेमन है, इसके ये जो स्टेमन है, इसके एंथर, ठीक है, एंथर को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। स्टेमन या एंथर को रिमूव कर देंगे, एंथर को रिमूव करना फर्स्ट स्टेप रहेगा। एंथर को रिमूव करने को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब हिंदी में विपुंसन। ठीक है, हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा, अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर के ये स्टेमन को या एंथर को काट के रिमूव कर दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम इसमें, दूसरे स्टेप में हम कर देंगे इसको, ये तो हमने हटा दिया है, इसको हम कर देंगे बैग। एक क्या कर देंगे, इस पर बैगिंग कर देंगे। एक बटर पेपर होता है, ठीक है, बटर पेपर से हमने क्या कर दिया, इसको बैग कर दिया। ठीक है, इसको ढक दिया, मतलब ऐसा समझ लो। ठीक है, इसकी क्या कर दी हमने, बैगिंग कर दी। सेकंड स्टेप रहेगा इसका, बैगिंग कर दिया। ठीक है, ढक दिया स्टिग्मा को। भाई क्यों ढक दिया, कि कहीं पता नहीं एयर में पॉलिनेशन हो सकता है, कहीं के पॉलिन ग्रेन इस पे आ सकते हैं, लेकिन हमें तो अपने डिज़ायर वाले चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको बैग कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई इस बटर पेपर को क्या कर देंगे, हटा देंगे और अपनी डिज़ायर वाले पॉलिन ग्रेन को लेके आ जाएंगे। डिज़ायर्ड पॉलिन ग्रेन
और डिजायर पॉलिन ग्रेन को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लाके क्या कर दिया, इसको हमने पॉलिनेशन करा दिया। यानी कि डिजायर पॉलिन ग्रेन को पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन करा दिया। पॉलिनेशन कराते हैं, थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन करा दिया है हमने और इसको फिर से रीबैग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रीबैग, यानी कि दोबारा से ढक देंगे। क्या कर दी हमने, इसकी रीबैगिंग कर दी, रीबैगिंग कर दी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण। इसमें क्या करते हैं, दो प्लांट के जिसमें से हमें क्या करना होता है, डिजायर कैरेक्टर दूसरे प्लांट के अंदर लाने होते हैं। उसमें क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टेमन को काट के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। स्टेमन या एंथर को रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, इमैस्कुलेशन। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई इसको एक बटर पेपर से क्या कर देंगे, ढक देंगे। इसको किससे ढक दिया जाता है, एक पेपर से ढक दिया जाता है, बटर पेपर से। बटर पेपर से हमने इसको ढक दिया। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने डिजायर के पॉलिन ग्रेन यहाँ से लेकर आए। तो बैगिंग का तीसरा स्टेप क्या था हमारा, डिजायर पॉलिन ग्रेन को पॉलिनेट कराना। ये जो यहाँ से हमारे डिजायर पॉलिन ग्रेन है, डिजायर पॉलिन ग्रेन, तो ये जो डिजायर पॉलिन ग्रेन है, तीसरे स्टेप में हम यही करते हैं कि डिजायर पॉलिन ग्रेन को लेते हैं और यहाँ पे पॉलिनेट करा देते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या रहता है इसका, बैगिंग का फोर्थ स्टेप रहता है रीबैगिंग करना। क्या करना, रीबैगिंग, यानी कि जो बटर पेपर था हमारा उसको फिर से लगा देना। ठीक है, रीबैगिंग करना। तो ये हमारा 4 स्टेप है बैगिंग के। और आपको बता दें कि नीट में इन चारों का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन स्टेप को आगे पीछे वो कर देंगे और फिर तुमसे पूछ लेंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है बैगिंग के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लो कि तुम्हारा अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए हमें ये स्टेमन को काट के अलग करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे लिख लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की नीड नहीं होती। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में।